वेरी वॉर्म वेलकम बच्चों। तो लास्ट टाइम हमारी जो सीरीज है चल रही थी आपकी थर्मल फिजिक्स की, उसमें कैलोरीमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया था। स्पेसिफिक हीट और सिंपली हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तीन टर्म पढ़े थे। तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कितनी मैं हीट दूं किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मैं कितनी हीट दूं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपली हीट कैपेसिटी। इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, सबके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि होता है टर्म मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी सिंपली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है एक यूनिट मास को, इट में बी 1 ग्राम, इट में बी 1 किलोग्राम, यूनिट मास को मतलब 1 किलोग्राम अनार को कितनी हीट दी जाए उसका टेम्परेचर राइज हो जाए बाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज आपका चेंज देखना सिंपली आपको। ठीक है, 1 किलोग्राम हो सकते हैं वो यूनिट, इट मे बी 1 ग्राम। ठीक है, एक यूनिट को कितना दिया जाए टेम्परेचर हीट कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाए। ठीक है, वो क्या आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कुछ कुछ बुक्स में उसको ऐसे नोट कर रखा, कुछ मैंने अपना स्मॉल सी से नोट किया था उसको। एग्री सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तीसरा टर्म जो मैंने इस्तेमाल किया था वो क्या था, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। और मैंने उसमें बताया था दो टर्म होते हैं, एक सीपी होता है, एक सीवी होता है अगर कांस्टेंट प्रेशर पर, एक दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। सीपी अपॉन सीवी का जो रेशियो होता है, सीपी अपॉन सीवी इक्वल होता है गामा, या जो भी आप उसको बोलते हो, अल्फा बीटा, हाँ गामा, गामा टाइप है ना। यस सर। और उसमें गामा होता है विच इज इक्वल टू 1+2/f, जिसका हमें केटीजी में इस्तेमाल हो रहा होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में उसको इस्तेमाल करेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही समझिए। ठीक है प्यारा चिंटू मिंटू पिंटू। यस सर जी, और हमने एक क्वेश्चन कर लिया था एल्यूमिनियम वाला। ठीक है, और हमें इस पे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे हम। आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास छोटे चिंटू मिंटू के साथ। ठीक है, ओके सर जी। ये क्वेश्चन हमने किया था, हमने नहीं आप लोगों ने किया था, मैंने नहीं आपने किया था। यस सर, आप मेरे क्वेश्चन पर अपना हक ना जताए सर, ये क्वेश्चन मैंने किया था। ठीक है चिंटा मिंटा, आपने किया था, अभी खुश, पूरी तरह खुश सर। चलिए क्वेश्चन थोड़े से और लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दौड़ते हुए आ रहा है, दिल थाम करके बैठिए चिंटू मिंटू। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, टिंग टिंग टिंग। कहाँ है सर, मुझे नहीं दिखा। हाँ बस बेटा रास्ते में है, थोड़ा रेंगते हुए आ रहा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगवाने जरूरी है, आपको सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे आई नीड आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। ठीक है, ओके मास्टर जी, पक्का आंसर देंगे आप। एक बार क्वेश्चन तो लेके आइए सर। क्वेश्चन क्लियर है, हेलो जी, क्वेश्चन भी आ गया जी। हाँ हाँ हाँ, बाहर गया तो क्वेश्चन, पापी इंसान बाहर निकल। ये लो, हेलो जी, कहीं दिखा क्या सर, बहुत छोटा सा व्हाइट कलर का दिखा। करो करो, कर रहे हैं सर, आपके पास है 1 मिनट, टुक टुक जी स्टार्ट हो जाइए। पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर 0.5 किलोग्राम वाटर बाय 50 डिग्री सेल्सियस। देखिए प्यारा बच्चा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पानी की ध्यान में रखनी है। आइस की मैंने अभी बताई नहीं है, लेकिन पानी की आपको ध्यान है, आइस की बता दूंगा मैं कितनी होती है। पानी कितनी होती है, आप पानी की या तो कहिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर ग्राम की जगह आप किलोग्राम ले रहे हो, ऑब्वियसली यार ग्राम को, ग्राम नीचे है, किलोग्राम में करें तो 10⁻³ से डिवाइड करें, मतलब 10⁻³ से डिवाइड कर रहे हैं, 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, या फिर कह सकते हो मल्टीप्लाई कर दो 10⁻+3 से। ओके, तो 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर आपको कभी कंफ्यूजन होना कि यार ये जूल में किलोग्राम में ज्यादा थी या कम थी, खुद से सोचो, 1 किलोग्राम करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी 1 ग्राम के लिए, आंसर 1 किलोग्राम, तो पर किलोग्राम ज्यादा है, तो 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट, आपको मैंने आप लोगों को बताया था Q इक्वल टू होता है MC डेल्टा T। अब बच्चे को कुछ को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये डेल्टा Q है या Q है। देखिए प्यारे बच्चे, या तो आप हीट Q दे रहे हो, या फिर पहले कुछ हीट थी अब कुछ हीट है, उसमें जितना चेंज हुआ बात तो सेम ही है। पॉइंट, आपने किसी इंसान को 10 रुपए दिए, या फिर ऐसा समझ लो उसके पास 20 रुपए थे अब से पहले, और आपने कुछ उसको दिया, अब उसके पास 30 हो गए, तो बात तो वही है ना, सेम 10 रुपए दिया ना उसको। ओहो, यह बात है सर, ये बात है। MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी। तो मास कितना है 0.5 किलोग्राम,
किलोग्राम में चीजें। सी स्पेसिफिक हीट, ये भी इसको भी उसी हिसाब से लीजिए 4200। डेल्टा टी कितना, वाटर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 50 डिग्री सेल्सियस, 50 का चेंज करना, बस आपका आंसर आ चुका है। Q will be equal to 10 से 10 के साथ कट्टा पुट्टा कर दो, 5 5 25, 2 0 ये रही, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100 और 5 105। 105 और इसने पूछा किसमें, किलो जूल में पूछा, तो 105 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 क्या होता है किलो, तो 105 किलो जूल। हाँ सर कितना आसान क्वेश्चन था, कैसे कर रही थी हम, हमको मारो सर, पीटो हमको। बेटा पीटना तो नहीं है आपको, आपकी चटनी बना देगी। हाँ ठीक है सर, बना दो, कूट कूट के मेरी चटनी बना दो सर, इतना आसान क्वेश्चन कैसे नहीं कर सकता, कर सकते हो। चलिए आ जाए इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। यस मास्टर जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है मास्टर जी, हाउ मच हीट इज गेन्ड व्हेन 5 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस ब्रोक टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज कितना हुआ, डेल्टा टी कितने सर, 100 - 20 = 80। बस हो चुका क्वेश्चन, Q = mc डेल्टा टी। ओके सर, m कितना है, मास कितना 5 किलोग्राम, C की वैल्यू 4200। अभी देखिए सर डेल्टा टी कितना 80 सर 80, तो बस हो चुका है 1 2 और 3 जीरो, तो ये हो गई 8 5 40 और 8 दूनी 8 5 40, तो गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 4200 ठीक है ना। How much heat energy is gained when 5 kilogram of water at 20 degree Celsius is brought to its boiling point? किलो ओके, कैलोरीज में दे रखी है वैल्यू है ना, तो आपका 4200 तो जूल है, कैलोरीज में कितना हो जाएगा, हाँ सर यही तो गड़बड़ था, ठीक है। इतना तो 4200 आपका उसमें, तो डिवाइड करोगे उसके 4.2 से, एग्री, पूरी तरह एग्री सर। तो कितना आ जाएगा, कट्टा पुट्टा खेल दो उसके साथ, 1 2 और 3 0, ये 42 से 42 मिल गया, 10 यहाँ पर बचेगा और 5 8 40 और 10 400 कैलोरी। समझ में आ गई बात, ओके सर जी समझ में आ गई, A फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। अब एक बात तो समझिए, सबके आंसर सही है जितने बच्चों ने रिप्लाई किया है, एक बात और समझिए, एक बात ये समझिए प्यारा बच्चा, अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा भी हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सपोज करो हमसे जो क्वेश्चन और भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे इस तरह के भी पूछे जा सकते हैं। हमें यहां से मिल रहा है Q = mc डेल्टा टी, यही है फॉर्मूला, ऐसा डेल्टा Q = इसे डेल्टा Q का कंफ्यूजन दूर हो गया है ना। मैं इसको फिर से धीरे धीरे आपको बता देता हूँ। डेल्टा Q, आप यहाँ पर Q लिख लेते हैं, कभी कभी डेल्टा Q लिख लेते हैं, वो आपकी हीट गेन या हीट लॉस्ट ही है, आपने से उसमें कितनी हीट निकाली या कितनी हीट दी, वही है डेल्टा Q। चाहे तो आप डेल्टा Q लिखिए, सपोज करो आपके पास इनिशियली कुछ हीट थी और आपके पास बाद में फाइनली पता लग गई, तो चेंज कितना हुआ हीट का, हीट आपने दी तो चेंज कितना आया, टेम्परेचर बढ़ने पर चेंज कितना है, वो चेंज को इंडिकेट कर रहा है। या तो आप ऐसे कह दो कि जो Q है, आप ये जो बता रहे हैं आपने उसको कितनी हीट दी है, किसी इंसान के पास पहले से ही 50 रुपए हैं, आपने उसको कुछ पैसे दिए पता नहीं कितने, अब उसके पास 80 रुपए हो गए, पहले 50 थे अब 80 हो गए, कितने रुपए दिए, ओबियसली सर फाइनल माइनस इनिशियल 80 - 50 = 30, या फिर आप सिंपली कह दो मैंने उसको 30 रुपए दिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। ये डेल्टा Q कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन हमसे इस तरह पूछ रहा था, हमारा फॉर्मूला क्या रहा है, mc डेल्टा टी। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, जनरली मेटल के लिए फिक्स होती है, बट भाई हो सकता है किसी का, या क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए तो हो सकती है किसी मटेरियल का टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी वैल्यू बदलती चली जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और हाई पॉसिबिलिटी है, और होता भी है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे, अब देखोगे रूम टेम्परेचर पर ही देख लो, या फिर अपना अगर मैं बर्फ को देखूं रूम टेम्परेचर पर रखो, रूम टेम्परेचर पर अगर वो बर्फ है तो बहुत जल्दी से मेल्ट होकर आपकी पानी बन जाएगी, लेकिन पानी आपको वेपराइज नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो ठंडी है तब कुछ और है, और जब इससे गर्म होकर चल जाएंगे कुछ और है, तो हमसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। जो आपको अगर सी जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो सकता है, पॉसिबिलिटी, मास तो चलो फिक्स है, तो आपका उस केस में अगर हमसे पूछा जाए Q, इफ C इज फंक्शन ऑफ डेल्टा टी, टाइम नहीं टेम्परेचर का, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। उस केस में पूछा जाए हीट कितनी होगी तो आप क्या कहेंगे DQ, इसको अगर डेल्टा टी छोटा सा तो MC dt बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल सर। तो टोटल हीट कितनी हो जाएगी सर, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इसका इंटीग्रेशन m तो आ जाएगा बाहर C dt। समझ में आ गई, जहां से जहां तक कहे जो भी रहेगा, ये फंक्शन आपका टेम्परेचर का है, तो दैट इज दिस इज dt।
ठीक है, आप उसी तरह से उसको टैकल कर ले जाएंगे। दूसरी बात, यस सर जी, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी कितना है, आप कहेंगे सर एमसी, ठीक है, सी एम एम सी वट एवर इक्वल, ठीक है, पहला वाला। ओके सर जी, तो प्यारा चिंटक मिंटक पिंटक, हाँ जी सर जी, मेरा नाम क्या है, मैं भूल जाऊंगा कुछ दिनों में सर, इस तरह से नाम बिगड़ते रहे मेरे डे बाई डे। तो देखिए बार बच्चा, अगर आपको स्लोप दे दे, ऐसा भी कर सकता है, ये क्या है, अगर आपको ये स्लोप दे दे, स्लोप दे सकता है आपको और पूछ सकता है एम की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू को एक वैल्यू दे करके आपको हीट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दे दे, हीट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ये कैसा भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग, ठीक है, वैसे बल्ब का ग्राफ ऐसा ऐसे चल रहा है, लेट इट बी। तो किसी पॉइंट पर पूछ ले आपसे कि उस टाइम पर, ठीक है, आपकी एम की वैल्यू कितनी होगी, अगर स्पेसिफिक इसकी इतनी है उस टाइम पर, ठीक है, या स्पेसिफिक मास की वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे, तो प्यारे बच्चा इसका स्लोप क्या बता रहा होगा, डी क्यू बाई डी टी क्या बता रहा होगा, हाँ जी, डी क्यू बाई डी टी जो है, डी क्यू बाई डी टी का क्या मतलब है, इसके ऊपर स्लोप एक सुन लो, और यहाँ पर आपका ऐसे कुछ कर देगा ऐसे, ये लाइन, वाह वाह, ये क्या हो रहा है, कुछ तो हुआ है सच्ची, ठीक है, ये आपका स्लोप, ऐसे लाइन खींच दें और आपका स्लोप देते हैं, या किसी तरह से कोई फंक्शन दे, तो आप चीजों को कैलकुलेट कर ले जाएंगे, बिल्कुल कर ले जाएंगे, एम की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू रखी है, वगैरह वगैरह कर ले जाओगे। जैसे तो इसको भी ध्यान में रखना है वाला, क्योंकि क्या आपका डी क्यू बाई डी, स्लोप क्या बता रहा है, एम इंटू सी का प्रोडक्ट बता रहा है। ओके सर जी, ओके सर जी, ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलिए, तो अगर बात समझ में आ गई तो एक आधा क्वेश्चन आपके सर पर दे मारे इस तरह का, दे मारिए सर, सर फोड़ दो मेरे क्वेश्चन से सर, ठीक है, कभी कभी ये आपको इंटीग्रेट करना पड़ सकती है, इसके लिए भी आप यार रहना, अगर आपसे पूछ ले स्पेसिफिक हीट क्या है, सी की वैल्यू क्या जाएगी, 1/m टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ। पेन को थोड़ा और डार्क कर लो सर, एक ही लाइन में पूरे भर दो ना सर, सॉरी बेटा, ना हमारे बिना तो चलता ही नहीं सर आपका काम, है ना, इसमें कुछ लिखने की इच्छा तो लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन आपके सर पर दे मारने वाला हूँ, दे मारी सर, मेरा सर फोड़ दो क्वेश्चन से सर, ठीक है बेटा, क्वेश्चन आ रहा है, आप किस तरह दिल थाम के बैठे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल वेरीज एज दिस, एस इक्वल टू, मैंने आपको बताया काफी सारी बुक में स्पेसिफिक कैपेसिटी को सी की जगह सी और एस दोनों से नोट कर रखा है, तो मैं जनरली सी से कर लेता हूँ, कुछ बुक्स में ऐसे दे रखा है, ठीक है, डिटरमाइन द हीट एक्सेप्टेड बाय द 1 किलोग्राम ऑफ दिस मटेरियल इफ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो बालक मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपका जो सी है, ये कैपेसिटी है, वो आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी चेंज हो रही है आपकी, Q इक्वल टू क्या होता है, MC डेल्टा T होता है सर, या DT कह दीजिए, इसको यहाँ पर इस केस में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लो, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर के 100 तक, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इसमें दे भी रखा है, ठीक है, ओके, मास कितना दिया है 1 किलोग्राम, तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक 100 प्लस 2T इंटू GT, ये वैल्यू दूंगा 100, ठीक है जी, तो 0 से लेकर 100 का इंटीग्रेशन करोगे 100T आ जाएगा, और ये 100 इंटू टी प्लस 2 इंटू टी का करोगे तो टी स्क्वायर बाई 2, उस 2 से 2 कट जाएगा, कट्टम पुट्टा खेल दिया सर, तो आपकी वैल्यू आ गया 100 इंटू टी 100 प्लस 100 का स्क्वायर, तो बेटा 10 की पावर 4 है ना, तो 20 इंटू 10 की कितना जाएगा, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 4, मतलब 20 किलो जूल, आपका B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, वेरी गुड। हाँ, मैंने आपको मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बताया था कल भी, और एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा पुराने पाप याद दिला देता हूँ। यस सर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी सर, इसके बारे में आपने बताया था सर कल हमें। तो प्यारा बच्चा, हाँ जी सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, पूछिए सर पूछिए, इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं कि भाई एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी वो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी हो गई। एग्री? पूरी तरह एग्री सर, एग्री ना, पूरी तरह एग्री सर, एग्री। अच्छा, तो इसी बात पर आपको मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, किसकी, पानी की करनी है, मतलब हम पानी की मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कीजिए। ओके सर, क्वेश्चन बताइए क्या लिखे सर, क्वेश्चन लिख लीजिए, डिटरमाइन द मोलर, फाइंड मोलर हीट
कैपेसिटी ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, क्या वाटर इन कैलोरीज, कितना क्या सर, कैलोरीज इंग्लिश, मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कीजिए फटाफट। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब एक मोल को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी हमें हीट की जरूरत होगी, वही होती है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ओके सर जी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी कि भाई कितनी हीट, हम जो फॉर्मूला लिखते हैं C इक्वल टू, हम क्या लिख देते हैं dQ/dt या 1/m dQ/dt वगैरह वगैरह, जो भी कुछ लिखिए, कैपिटल C से इसको डिनोट करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। और मतलब क्या है इसका, ये समझते हैं। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा, हमें पता है mc डेल्टा T होता है, ठीक है, हमारे हीट का, हमें क्या करना है, टेम्परेचर का राइज कितना करना है 1 डिग्री सेल्सियस, उसका जो मास कितना लेना है 1 मोल। ठीक है, यहाँ पर मास कितना लेना है 1 मोल का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीज में आपको पता है, यस और नो, कैलोरीज में 1 कैलोरी लगती है 1 ग्राम के लिए, करेक्ट, जानते हैं कि नहीं भाई, 1 कैलोरी ही लगती है पानी के केस में, 1 ग्राम को 1 डिग्री 1 कैलोरी रहती है, बिल्कुल 4.2 जूल कहिए आप। ठीक है सर, तो बेटा कितनी आ जाएगी 1 मोल, 1 मोल के लिए मास कितना होगा, मास कितना होगा बेटा H2O, हाइड्रोजन 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन 16 रहता है ना, यस 18 क्या किलोग्राम नहीं ग्राम, मास कितना गया 18 ग्राम। हो चुका है क्वेश्चन, Q विल बी इक्वल टू मास 18 ग्राम, C की वैल्यू कितनी है कैलोरीज में 1, डेल्टा T कितना करना है आपको 1 डिग्री का रेस करना है, तो कितना आ गया 18। समझ में आई बात? सर पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में था, मैं कहीं खो गया था सर। ठीक है प्यारा बच्चा, यस सर जी, क्लियर है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। तो आंसर कितना आ जाएगा 18 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, दिस विल बी मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, सी की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 1 मोल की, इतनी हो जाएगी, इतनी हीट चाहिए आपको, बढ़िया पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मोल के लिए आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी, इज दैट क्लियर? अभी आप कहेंगे सर ये तो स्टार्टिंग में तो बस कैलोरी आई नहीं, ये तो सिर्फ कैलोरी आई ना, बच्चे कुछ कहेंगे इसका यूज बोल सर ये तो 18 कैलोरी आई ना सर यहाँ पर, हाँ ठीक है 18 कैलोरी आई, मुझसे क्या पूछ रहा है, सी की वैल्यू क्या होती है Q/m डेल्टा T, यही होती है, यस सर। मास कितने का है 1 मोल का, ठीक है, ये कितनी है, तो रख लो यहाँ पर 18 डिवाइड बाय 1 into 1 कितनी आ गई 18 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई बात? अच्छा अब ठीक है सर, समझ में आ गई अभी बात, समझ में आ गई सर, डांटिए मत मेरे को, बहुत डांट दिया। ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है सर। हीट कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया था, बिल्कुल सर। और चलिए देखो क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन और सर। हाँ, अभी पेपर आ रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है बेटी। ये तो क्वेश्चन है चिंटू, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कैन। एक कैन है, एक CAN वो वाला नहीं है, वो वाला कैन, इंग्लिश वाला कैन नहीं है, कैन डब्बा। इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस, थर्मल कैपेसिटी पूछिए इसकी, और 40 ग्राम ऑफ दिस, ठीक है। थर्मल कुछ नहीं है इसमें, नथिंग, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए होती है 1 ग्राम के लिए, 40 ग्राम के लिए कितनी होगी 40 into 0.2, खत्म हुई कहानी, कितना हो गया 8, D for Dal is the correct answer। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन 300 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू 25 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ए मटेरियल, इट्स टेंपरेचर राइजेस फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ सैंपल एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमें पता है डेल्टा Q या Q इक्वल टू होता है mc डेल्टा T, यहाँ पर C जो होता है वो क्या बताता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास है आपके पास, यस सर जी ये रहा, डेल्टा T है, यस सर 25 से 45 वो कितना चेंज हुआ 20 का, मास आपके पास है ये है, और हीट है आपके पास, तो 300 विल बी इक्वल टू m मास 25 सर ग्राम में है, स्पेसिफिक हीट मुझे नहीं पता है, कैलकुलेट करनी है, आपके आंसर याद रहे जूल पर किलोग्राम में दे रखे हैं, तो इस हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे चीजों को। ठीक है, डेल्टा T कितना है सर जी 20, एग्री? अब पूरी तरह एग्री सर, तो C विल कम आउट टू बी, 1 0 से 1 0 कट्टा पुट्टा कर दो,
और 2 से हो जाएगा 15 और 5 से 5 3 जा 5 5 जा, तो सी विल कम आउट टू बी 3/5 3/5। ये किस में आई है? ये आई है बेटा आपको जूल, जूल आप कह सकते हो, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में आई है। पर आंसर किस में दे रखे हैं प्यारा बच्चा? आंसर दे रखे हैं सर जी सारे के सारे, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेकंड वाला टर्म है, याद रहे, सेकंड में पूछा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बाद में, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको यहाँ देखना, यूनिट के साथ ध्यान रखना है इस चीज को, यूनिट में गड़बड़ नहीं कर देना। तो सी कितना जाए, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, 3/5 इंटू 10⁻³ कर लीजिए, हो गया। तो 5 से 5 गुनी 10 0 0 2 3 6 600 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो 600 यानी कि ऑप्शन आपका ए हो सकता है, नन ऑफ दीज भी अभी चांसेस हैं। अभी आपको दूसरा क्या पूछा इसने, इट्स थर्मल कैपेसिटी या सिंपली हीट कैपेसिटी, वो क्या होती है? सी इक्वल टू होता है सर स्पेस, क्या कह सकते हो आप, थर्मल हीट कैपेसिटी को क्या बोल सकते हो? हीट कैपेसिटी को सिंपली हीट कैपेसिटी को बोल सकते हैं जितनी 1 ग्राम की है इनटू जितना ग्राम है, तो 25, एक सेकंड, अच्छा हाँ सही बात है, 1 ग्राम की कितनी निकली हमारी 3/5, 1 ग्राम के लिए 25 ग्राम के लिए कितनी होगी 3/5 इंटू कितनी 25, 5 5 या 5 या 15 15 जूल, इसके लिए अमाउंट के लिए कितनी 15 जूल पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है प्यारा बच्चा। यस सर जी, बात समझ में आ गई है मेरे ख्याल से, यहाँ तक आपको कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। अब एक चीज और सुनिए वाला, यस सर जी सुनाइए। एक होता है टर्म वाटर इक्विवेलेंट, क्या मतलब है सर इसका? वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब? हेडिंग लगाइए वाटर इक्विवेलेंट। अभी इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे, करते रहेंगे तो आपके कंसेप्ट पर कमांड अच्छी हो जाएगी। वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? सुनिए बालक, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ऐसा समझिए कि अगर अपने कोई ऑब्जेक्ट है, एंड इट मे बी एनीथिंग, कोई बर्तन हो सकता है, कोई क्यूब हो सकता है, कोई क्यूबॉइड हो सकता है, कोई कुछ भी चीज हो सकती है, ये मान लेते हैं, तो इस तरह कोई ब्लॉक है या कुछ भी चीज है, ठीक है। ओके सर जी। दूसरा आपके पास है पानी। पानी की बूंद कैसी होती है? पूछो सर ऐसी होती है क्या? यस सर, पानी की बूंदे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, हमको खुद नहीं पता कैसा रंग है हमारा, हाँ आज तक कंफ्यूजन ये बेटा पानी की बूंद। ओहो क्या बात है सच, ये आपके वाटर क्या है? वाटर क्या बेटा? वाटर। ओके, तो समझिए इस चीज को क्या मतलब है इसका वाटर इक्विवेलेंट का। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको हीट देता हूं क्यू, ठीक है, इसी इतनी ही हीट अगर मैं इसको दूं पानी को, ठीक है, अगर मैं पानी को दूं तो उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, इक्विवेलेंट चेंज कितना आएगा? समझ में आ गई बात? द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज हाउ मच ऑफ वाटर, ये बात बता रहा है आपका वाटर इक्विवेलेंट क्या है। या आप कह सकते हैं ऐसा कह सकते हैं आप, हाँ ऐसा समझिए बालक, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये है, अगर सपोज करो इसका मास m था, इस पानी का मास m नहीं है, इसका कितना मास लूं मैं, कितना मास लूं कि जितनी हीट इसको भी दूं मैं, जितना चेंज इसमें आया है यहाँ पर डेल्टा टी का, वही चेंज यहाँ पर आ जाए। तो ये बात समझ में आ गई वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है। तो देखो बेटा बच्चों, मेरी जब देख बेटा मेरी तरफ देखिए चिंटू मिंटू, इस ऑब्जेक्ट को मैं कितनी हीट, मैंने कुछ हीट दी है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ होगी, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लोगे हीट कैलकुलेट चेंज का, पर आपको इतनी हीट देने पर तो 50 जूल दी मैंने इसको, और 50 जूल देने पर इसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया लेटेड, ठीक है, इसकी कुछ स्पेसिफिक हीट है तो मैंने देखा 10 डिग्री बढ़ गया। अच्छा, तो इतनी ही हीट 50 जूल देने पर मैं कितना पानी लूं इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। बात समझ में आ गई है? उसके थोड़ा सा पानी ले, कम पानी ले, ज्यादा ज्यादा पानी ले, कम ले, जितना भी हो, समझ में आ गई बात कितना है। तो इसकी जगह इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। और आपको पता है वाटर की हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, और ये वाटर की नहीं, नेचर का बड़ा अच्छा सा नियम है अपने आप में, जो चीज जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कैपेसिटी पानी की ज्यादा होती है, समझते हो क्या मतलब इसका। आप धूप में कभी आप अगर आप उसमें क्या बोलते हैं किसी बड़े नाले में या फिर नहाए हो अगर कभी, ऐसा चिच्ची मैं नहीं नहाया सर, ठीक है, तो नाले के बगल में ठीक है, नदी वगैरह नहर कैनाल वगैरह के बगल में रेत रहता है, सैंड रहता है, तो आपने देखा होगा रेत बिल्कुल गर्मा गर्म रहता है और पानी बिल्कुल ठंडा ऑलमोस्ट,
है ना। तो पानी जो है पूरे दिन भर रखिए, आप बाल्टी एक रख दीजिए पानी की। हाँ देखो, एक बच्चा कह रहा है सर मैं नाली में नहाता था, ठीक है, तो भैया नाली में नहाए हो या उसमें अपने नाली में हाथ दिया हो तो अभी आप महसूस करें पानी ठंडा है, बगल का रेत जो है गर्म रहेगा। बीच वगैरह पर भी यही होता है, आपका बीच जो है गर्म गर्म, उसका जो वो है क्या बोलते हैं, सैंड, वो गर्म हो जाता है बहुत जल्दी। रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत ही जल्दी आपकी थोड़ी सी धूप निकलते सारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और धूप हटते ही तुरंत 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 जो है ठंडा हो जाएगा। यही एक बड़ी वजह है कि राजस्थान हुआ या जब भी रेतीले इलाके हैं, इनमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत जल्दी वेरी होता है, दिन में बहुत गर्मी, रात में बहुत सर्दी। लेकिन अगर आप जाएंगे अपने साउथ इंडिया की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे जो कि पानी के आसपास के एरियाज है, तो उसमें आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी, उमस तो हो जाती है, पानी क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। समझ में आ गई, बहुत एब्रप्ट चेंज नहीं होने देता टेम्परेचर, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना बहुत ज्यादा सर्दी। बैंगलोर है जैसा, बैंगलोर से काफी नीचे है अपना, पानी के आसपास का इलाका, केरला हुआ, बैंगलोर हुआ, तो अलग, तो ना तो वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी ना बहुत ज्यादा गर्मी, पहाड़ जो होते हैं वो जल्दी से गर्म होंगे तो जल्दी से ठंडे भी। समझ में आई बात। ओके सर जी, तो पानी का भी यही प्रॉपर्टी, अच्छी खासी हीट दोगे तब जाकर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आप एक बाल्टी में बाल्टी भर के पानी रख दीजिए, उसमें स्टील की सपोज वो बाल्टी है, तो बाल्टी जो सरफेस है वो मेटल की है, वो तो हीट हो जाएगी, पानी पर ना के बराबर असर होगा, पूरे दिन में रखोगे तब थोड़ा सा गर्म होगा। और अगर गर्मियों के दिनों की बात करें, दिल्ली वगैरह में कभी आइए, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, पूरे दिन भर तपता है वो टैंक ऊपर जो छत पर रखा हो, इतना गर्मा गर्म पानी, तो वो ठंडा भी नहीं होता, ऐसा नहीं कि पूरी रात हो गया तो सुबह को ठंडा, सुबह भी गर्म पानी आएगा। समझ रहे हो बात। यस सर, तो हीट कैपेसिटी, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी है पानी की, इनका इस प्रॉपर्टी का भी हम इस्तेमाल करते हैं कई कई जगह पर, ठीक है, जहां पर हमारी हीट एक्सचेंज करनी होती है हमें, जो मैंने आपको बताया था, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो चाहे आपका एटॉमिक पावर प्लांट हो, वहां पर अगर कहीं हीट एक्सचेंज करने को हम पानी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अच्छा खासा बढ़िया एक एब्जॉर्बर है हीट का। ठीक है, ठीक है सर जी, तो वाटर इक्विवेलेंट समझ में आ गया, कितना सेम अमाउंट कितना ले हम पानी का, कि सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का चेंज। ओके सर जी, तो इसमें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये है बातर, बट वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये है, इक्विवेलेंट का मतलब ये है, क्या कह सकते हैं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, राइटिंग, बहुत बहुत ही घटिया सर, थैंक यू, ऑफ वाटर दैट एब्जॉर्ब और गिव आउट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, that absorb or give the same amount of heat, same amount of heat। बच्चा अगर मेरी इससे कुछ नोट्स वगैरह बनाना चाहे ना मेरी क्लास से, तो तभी बना सकता है जब वो सुन भी रहा हो चीजों को, केवल देख के नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, ठीक है। heat as done by the substance when heated to the same temperature, heat as done by substance when heated or cooled through same temperature, when heated or cooled through same temperature, same temperature। ठीक है प्यारा बच्चा। यस सर जी, देखो कैसे कैसे बच्चे हैं, कमेंट आने से नाली में, नाली के बगल में नहाते था मैं, ठीक है बेटा तुम नहाओ, सुनिए इधर देखो, मैं तो मेरी तरफ देखो बेटा, बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया कि भैया कितना, इसको हटा करके, इस अनार को हटा करके कितना मैं पानी लूं, पानी कहाँ गायब हो गया, कितना पानी लूं कि दोनों का सेम हीट देने पर सेम टेम्परेचर। तो यहाँ से एक बात मुझे समझ में आती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अनार की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेड कलर से लिखी कितनी होगी, उसका मास होगा अनार का, एम ए लिख लूं अनार का मास, यस सर, स्पेसिफिक हीट अनार की लिख लूं, यस सर, डेल्टा टी लिख, इतनी हीट दी है मैंने, यस सर, ठीक है, ये क्यों, तो इतनी ही हीट मैं पानी को भी दूंगा, यस सर, पानी के लिए एम डब्ल्यू लिखिए, वाटर इंग्लिश में पानी को वाटर बोलते हैं, पता ना बेटा, सर नहीं मुझे तो ऐसा नहीं पता था। इनटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट्टा पुट्टा, तो मास ऑफ दिस जो भी आपका सबस्टेंस है, अनार था यहाँ पर ए लिख दिया मैंने अनार के लिए, और मास ऑफ वाटर इनटू सी, समझ में आई, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको अगर पानी का वेट निकालना तो यहाँ से, मास निकालना तो यहाँ से मिल जाएगा, गणित पॉइंट, यस सर, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया आपने। ओके चलिए, तो इसी बात पर अगर एक क्वेश्चन हो जाए तो आप मेरे ख्याल से बुरा तो नहीं मानेंगे, थोड़ा बुरा मानूंगा सर फिर, लेकिन कर लूंगा, ऐसा ही है ना, बिल्कुल सर।
ओके ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है दौड़ता हुआ। कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, और वाटर इक्विवेलेंट दे रखा बॉडी का 10 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, आप वहां पर जहां पर M1C1 जो भी सब्सटेंस था उसकी जगह पानी का मास और उसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी रख लीजिए, बात वही है सारी। तो हमसे पूछा गया द अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू होता है MC डेल्टा T। आपके आंसर कैलोरीज में दे रखे हैं, तो MC की वैल्यू मास कितना 10 ग्राम, C हीट कैपेसिटी कितनी कैलोरीज में आपको पता है 1 होती है, ठीक है। और डेल्टा टी कितना 20 से 40 हो गया, तो आपका 20 से 60 हो गया, 40 का चेंज, आपका 400 आ गया है कैलोरीज। आपका C4 चेंज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, अब आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग और जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलने के आपको चांस है, अब है एक्चुअल में कैलोरीमेट्री अब शुरू होगी। अच्छा सर देखिए बालक, हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी भी कहीं भी गड़बड़ाता नहीं है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज एप्लीकेबल। अब समझिए एक बात को, अगर मैं किसी को हीट देता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने इसको पानी को हीट दी, तो वो हीट जो है कहाँ से दे रहा हूँ मैं, आप इसको इंडक्शन के ऊपर रख सकते हैं, वो इंडक्शन जो आपका गर्म करता है चीजों को, है ना, ओके। या फिर आप चूल्हे पर रख सकते हैं, इसको पानी गर्म कर सकते हैं बर्तन करके, जहां से भी कर रहे होंगे। तो हीट जो है कहाँ से लॉस हो रही है, फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल की हीट लॉस हो रही है, कहाँ पे जा रही है, इधर जा रही है। एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपकी एनर्जी वहां पे एनर्जी वहां से शिफ्ट होकर कहाँ जा रही है, इधर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ओके सर, तो मैं कहूँ अगर ये वाली ऑब्जेक्ट जो है आपकी किसी एक टेम्परेचर T1 पर है, लेट इट, ये ऑब्जेक्ट आपका T1 पर है और दूसरा ये T2 पर है, ये T1 पर, ये T2 पर, दोनों को मिला दो तो क्या होगा, जिसकी हीट ज्यादा होगी वो उसमें से हीट जाकर ट्रांसफर होगी लोअर वाले। ये T1 छोटा मान लेते हैं, T2 बड़ा टेम्परेचर मान लेते हैं, आपको जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो जो ज्यादा हीटेड होगा वो क्या होगा, जब आपको बुखार हो जाता है, कभी कभी बुखार ज्यादा हो जाए 102 103 4 के आसपास, तो क्या करती है आपकी मदर या फादर या जो भी घर में है, आपकी चिंटू मिंटू बहन या भाई, ठीक है, तो दोस्त वगैरह भी शायद कर देते हो, तो गर्म पानी की ठंडी पट्टी आपके माथे पर रखते हैं जिससे टेम्परेचर आपका डाउन हो जाए। तो किस लिए करते हैं कि भाई जितनी हीट है कुछ हद तक चीजें वो ठीक है, वो ये मत कहना कि सर इस हिसाब से तो बर्फ के पानी में डाल दो इंसान को, ऐसा नहीं कर देना, मर जाएगा बेचारा, सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे। हाँ सारी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी परमानेंटली, फिर कभी आएगी नहीं बॉडी में, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह से उसकी हीट को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऐसा कह सकते हो कि दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, अगर हीट का एक्सचेंज हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ये कम टेम्परेचर पर है, ये एक ज्यादा टेम्परेचर, तो हीट का अगर एक्सचेंज हो रहा है इसमें से इसके अंदर, तो क्या हो रहा होगा, हीट lost by this will be equal to the heat gain by this, yes or no? बस यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ओह ऐसा सर, हाँ ऐसा समझ में आई बात। एक ऑब्जेक्ट अगर हीट को लॉस कर रहा है तो दूसरा उसको गेन करेगा, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। अभी जब हम चीजें अभी देखिए, अभी हम जो जितना भी डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, अभी तक मैं स्टेट चेंज करके चीजें को डिस्कस नहीं कर रहा, मतलब सर मैं बर्फ को अभी पानी में बनाने पर नहीं आया, मैं सिंपली एक ही स्टेट पर मैं बात कर रहा हूँ। जब स्टेट चेंज होगी, लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट वो आ गया है, उसको भी समझेंगे। अभी हम स्टेट चेंज होने की बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। हाँ एप्लीकेबल है ये, वहां पर भी एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल सब जगह है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, पर उसका भी डिस्कशन स्टार्ट नहीं हुआ है, आएंगे उसके ऊपर भी। तो प्यारा बच्चा, दो ऑब्जेक्ट है, ये एक मिला दीजिए, ये ठंडा ठंडा था और ये थोड़ा सा मान लेता हूँ उसका जो कवर है ये थोड़ा सा गर्म है, ठीक है, थोड़ा सा हीटेड है, ऐसा होता है। उसको दोनों को मैं मिक्स एक जगह कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ देर बाद ये कुछ गर्म था पहले, पानी आपका ठंडा था, कुछ देर बाद इनका कॉमन टेम्परेचर निकल जाएगा। यस और नो, अगर ये मान लो पानी आपका लेटेड भी है, आपका पानी में लेके आया था 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठंडा ठंडा लेके आया था, और ये आपका ये जो आपका ये है पैकेट, ये आपका मान लेता हूँ थोड़ा मैं धूप से उठा के लाया था 30 डिग्री पर, 30 डिग्री, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ और है, पानी की या बोतल की कहिए, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ और है, ठीक है। कुछ देर बाद दे विल बी सेटल, जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या होंगे, वे किसी कॉमन टेम्परेचर पर सेटल होंगे, वहां पर जाके इक्विलिब्रियम आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ना तो ये उधर हीट ट्रांसफर कर रहा होगा ना ये, ठीक। ओके सर, तो कह सकते हो जितनी हीट या कुछ देर बाद थोड़ा, जितना 30 डिग्री सेल्सियस आप धूप में से 30 या 40 में से लेके आए थे, कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा और पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा जितने से लेके आए थे। एग्री? अब बिल्कुल सर, तो जो हीट लॉस्ट बाय दिस कवर विल बी इक्वल टू द हीट गेन बाय बॉटल कहिए, पानी कहिए। गेटिंग द पॉइंट सर? हेलो बच्चों,
यस सर, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है अच्छे से। आइए इसको थोड़ा सा एक मैथमेटिकल फॉर्म में समझ लेते हैं और थ्योरी के फॉर्म में समझ लेते हैं। हेडिंग लगाइए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सर, ओके। प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? whenever two bodies at different temperature are placed in contact with each other, heat flows from body at higher temperature to the body at lower temperature. कब तक? जब तक दोनों बॉडीज की आप सेम टेम्परेचर अटेन नहीं कर लेते। टेम्परेचर सेम हुआ मतलब अब आपका हीट एक्सचेंज होने का चक्कर खत्म। ठीक है, यस सर। तो आप यहां से कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में क्या कहता है? हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडी, जो गर्म बॉडी होगी वो लॉस करेगी। हीट लॉस्ट बाय hotter body will be equal to heat gained by cold body. cold body, ठीक है। और याद रहिए जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेस्ड ऑन किसके ऊपर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पर काम करता है? इट वर्क्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हीट क्या आपकी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट वर्क्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है सर जी, ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अब समझिए चिंटू मिंटू, सपोज करो ये जो है इसको मैंने हॉट बॉडी माना था, मान लीजिए सर, इसको मैंने माना कोल्ड बॉडी। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया जाए, या फिर ऐसा हो सकता है मैं चाय लेके आऊं पानी के अंदर डाल दूं, ये भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों लिक्विड है। ठीक है, स्टेट चेंज वगैरह कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, मैं मान लूं हॉटर बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको T1 मान लेते हैं। ठीक है, ठंडी बॉडी का टेम्परेचर T2 मान लेते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होगा? अरे चलिए एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। इसका टेम्परेचर मान लेता हूँ 40 डिग्री, धूप में से उठा के लाया गर्मा गर्म। ठीक है, और ये जो बाटली है इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, ठंडा ठंडा पानी है, 10 डिग्री ठंडा ही होता है। ठीक है, ठंडा ठंडा महसूस होता है, ठंडा ठंडा। जीरो पर नहीं पीते आप लोग, तो 0 डिग्री पर पीते हैं, मर जाओगे थोड़े दिन में। ठीक है, और जब ये सेटल होंगे कहाँ? 10 से कहीं 40 के बीच में सेटल होंगे। बाद में जो दोनों का कुछ देर बाद आप देखोगे जब हीट एक्सचेंज होना बंद हो चुका होगा, इधर से उधर भागनी, तो क्या होगा? आप देखोगे कहीं 10 से लेके 40 के बीच में यहाँ सेटल हो गए, 20, 30 या 15 पर जाकर के अगर, है ना? बिल्कुल ठीक है। ओके सर जी, ठीक है। सपोज करो आपका जो पहला लिक्विड था, सॉल्यूशन था, ये जो भी था, पहला भी सब्सटेंस था, पहला जो मटेरियल था आपका या पहली बॉडी जो थी, इसका मास मान लेता हूं मैं m1 था, टेम्परेचर इनिशियली T1 था। जो आपका जो मैंने बोतल का कवर बनाया वही मान लो। ठीक है सर, मुझे उसी कलर का बना के दो सर, मैं नहीं पढ़ूंगा नहीं। अरे चिंटू ये था। ठीक है सर, ऐसा बनाइए। ये आपकी बॉडी 1 है। ठीक है सर, ठीक है जी। ओके मास्टर जी, ये आपकी बॉडी 1 है। यस सर। ओके, दूसरी बॉडी आपकी बाटली है सर, मेरी नहीं है, आपकी बाटली। ठीक है, ओके, ये आपकी बाटली। ओके, कूल ना? कूल सर, कूल कूल नहीं है सर, ये वाटर बॉडी है, ठंडी बॉडी सर। जनरली रेड कलर की होती है गर्म बॉडी, लेकिन ठीक है हम बॉटल ले रहे हैं, हमारी ऐसी है। ठीक है, दिस इज बॉडी 1, फर्स्ट बॉडी। इसका टेम्परेचर इनिशियली मैं मान लेता हूँ, लेट इट बी इट्स टेम्परेचर वाज T1। ठीक है, मास इसका बॉडी का m1 है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लेता हूँ C1 है। ठीक है, जो आपका कवर था बॉटल का। ओके सर जी। दूसरी की कहानी क्या है? दूसरी कहानी कुछ ऐसी है, इसका मास m2 था, बॉटल का जो मास था बॉटल का, ये पानी की जो भी, टेम्परेचर इनिशियली T2 था, और इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी C2 थी। ठीक है, ओके। कुछ देर बाद जब ये दोनों साथ में रखे हुए हैं, दोनों बहन भाई ने लड़ाई झगड़ा कर दिया है बंद। ठीक है, दोनों को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया है, तो फाइनली कहां पर जाकर सेटल होंगे? आप कहेंगे सर किसी टेम्परेचर T पर। ठीक है, ओके, T पर। एग्री ना? बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा, जितनी ये हीट लॉस करेगा, इसकी हीट टेम्परेचर ज्यादा था, लेट इट बी मान लेता हूँ टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, थोड़े देर के लिए मान लेते हैं। और T कहां पर होगा? इन दोनों के बीच का होगा ऑब्वियसली। ठीक है, बिल्कुल सर जी। तो बेटा हीट जब ये आकर यहाँ पर सेटल हो गया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर आ गया। ठीक है, तो हीट लॉस्ट बाय Q1 कितना होगा? ये हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी, हीट लॉस्ट कितनी होगी? आप कहेंगे सर Q इक्वल टू, मुझे पता है, mc डेल्टा T होता है सर। एग्री? हाँ बिल्कुल सर। m1 कह दीजिए मास, C1 कह दीजिए, डेल्टा T कह दीजिए।
या फिर डेल्टा T1 कह लीजिए, यानी M1 C1। डेल्टा T टेम्परेचर में डिफरेंस कितना, पहले सर T1 था, अब कितना हो गया बाद में आके सर T। एग्री? यस सर। अब इसकी बात कर लेते हैं, इधर चिंटू मिंटू को इसकी बात कर लेते हैं। यस सर कीजिए सर, इसकी बात कीजिए सर, मैं इसी को देखना चाहता हूँ कैसे बात करेंगे इसकी। ऐसे करेंगे, ये लो ग्रीन पेन से लो आप, अभी फील ज्यादा आ रहा है सर। ठीक है, इससे हीट गेन कितनी करेगा ये, हीट गेन आप कहेंगे सर MC डेल्टा T होता है, बिल्कुल ठीक है, मैं जितने इतने लॉस किया उतनी करेगा, क्यों ही होगी वो बाय द वे। कितना होगा MC डेल्टा T या M2 C2 डेल्टा T2। यस सर, M2 C2 डेल्टा T, डेल्टा T2 कितना होगा, आप कहेंगे सर पहले इसका टेम्परेचर कितना हुआ करता था सर T2, अभी कितना हो गया T, टेम्परेचर का क्या हुआ, बढ़ा है। अरे हाँ कि ना यार, T जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, टेम्परेचर T जो है T1 से छोटा T2 से बड़ा, इसी के बीच में होगा भाई। 10 डिग्री था, एक 40 डिग्री था, तो बीच में कहीं 10 20 30 आएगा, इनके बीच की कहानी होगी। ठीक है सर, तो डेल्टा T अब आपको प्लस माइनस के झंझट में नहीं पड़ना है, आपको मैग्नीट्यूड ही लेना है बस। ऑब्वियसली यार मैग्नीट्यूड जो होगा आपका T2 माइनस सॉरी T माइनस T2 होगा। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं आ गया, प्लस करूं इसको माइनस करूं, क्योंकि बुक्स में जो दे रखा है उनका सम जो है वो 0 दे रखा है, हीट गेन प्लस दिस सम दे रखा है। तो यहाँ पर बच्चे को T1 में से T घटाऊं, इसको क्या करूं, कुछ नहीं सोचना है, किसी को किसी में से भी घटाइए आप। डिफरेंस आपका यहाँ कितना था और जहां पर सेटल हुआ इसका ही देखना, बस डिफरेंस देखना, यहाँ कितना था और यहाँ कितना डिफरेंस देखना। T2 में से T1 को घटाइए, चाहे किसी को कीजिए। तो मैं इसको सिंपली डेल्टा T1, ठीक है, आपको बस टेम्परेचर डिफरेंस देखना, घबराना नहीं है क्या T1 T2 माइनस प्लस क्या हो रहा है। आपको दोनों के मैग्नीट्यूड लेना है, हीट लॉस्ट का मैग्नीट्यूड और हीट गेन का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट, दोनों को इक्वल कर देना। तो यहां से आपको M1 C1, देखिए दोनों, ये हीट जो है ये हीट लॉस्ट है, ये हीट गेन है, तो दोनों बराबर ही होंगी। कहीं एनर्जी को हम मान के चल रहे हैं पूरा का पूरा कंजर्व हो रही है एनर्जी, कहीं पे कोई अलग से लीकेज वगैरह कुछ नहीं है। तो आप कह सकते हो M1 C1 T1 माइनस T will be equal to M2 C2 T माइनस T। अब मैं इसका डेरिवेशन लेके आ सकता हूँ, पर करने की जरूरत नहीं है आपको, टी की वैल्यू क्या रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, कुछ नहीं रटना है। लेके आने के लिए इसका फॉर्मूला ले आऊंगा, ये M1 C1 T1 माइनस M1 C1 T विल बी इक्वल टू M2 C2 T माइनस M2 C2 T2। समझ में आ गई बात? यस सर। आपको यहाँ पे टेम्परेचर पूछ लेता है, टेम्परेचर कितना, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2। सर राइटिंग सर कुछ संभालिए अपने आप को सर। अब किन किन कहाँ जा रहे हैं सर, M1 C1 T1, यस सर, इसको इधर ले आया मैं, प्लस M2 C2 T2। हाँ सर, खुद को थोड़ा संभालिए सर, कहाँ निकल ही जाते हैं सर, राइटिंग बात करने पे लगती है तो इतने सारे कर देते हैं एक साथ। ठीक है, ये वाला इधर चला गया, ठीक है, तो आपका T कॉमन आ जाएगा, यस सर, तो क्या आ जाएगा M1 C1 प्लस M2 C2। तो अभी ठीक है सर, तो कॉमन टेम्परेचर विल कम आउट टू बी, जहां पर आके सेटल होगा M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M1 C1 प्लस M2 C2। समझ में आई बात? पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस फॉर्मूले को याद ना रखें, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा बस लॉजिक लगाइए कि भाई हमारा यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस देखना है, टेम्परेचर डिफरेंस देखना है, चीजों को थोड़ा समझदारी से कीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला ध्यान रखने की। अगर रखना चाहते हो रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया सर? यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री। हाँ जी, तो क्वेश्चन पटक दें आपके सर पर, इसी के साथ पटक दीजिए सर, 2-3 क्वेश्चन मेरे सर पर बीमारी है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉर्मूले पे मत जाइए, बस यहाँ कंसेप्ट पर रहिए, इस पर आप सब कर ले जाओ। ठीक है सर जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है चिंटू मिंटू। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विद 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, टेम्परेचर बताना है, मैंने आपको बताया था क्या करना है, MC डेल्टा T इक्वल टू इसका MC डेल्टा T। दोनों के यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों पानी है तो कट्टा पुट्टा खेल दो, दोनों के मास ले लो, टेम्परेचर में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 70 माइनस 40 मत कर देना प्लीज। तो मास कितना था इसका 10 ग्राम, अब इसका खुद का टेम्परेचर कितना 70, फाइनली कहां पर सेटल होगा, कहीं T पर होगा, विल बी इक्वल टू मास दूसरे वाले का कितना है 5 ग्राम, और कहीं सेटल होगा पक्की बात है 30 से ऊपर पर होगा आपको। ठीक है, तो T माइनस 30, 30 से ऊपर होगा, 5 2 जा और 17 2 140 माइनस 2T विल बी इक्वल टू T माइनस 30, 30 और 40 170 विल बी इक्वल टू 2T इधर आ जाएगा 3T,
तो T will be equal to 170 अपॉन 3, 3 पंजे 15, 3 छः 18.66, 56.67 आप मान लीजिए डिग्री सेल्सियस पर यहाँ का आपको चीजें सेटल होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा सा आपको लॉजिक लगाना है कि भाई ऐसे। अब आके आपको ये फॉर्मूला अगर याद रखना है तो आप रख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको जैसा एप्रोप्रिएट लगे आप वैसे अप्रोच कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है पूरा पूरा। ठीक है सर, मेरी ही इच्छा पे चलेगा सब कुछ। हाँ बेटा, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो डिटर्जेंट से धुला हुआ ये बेचारा, ये देखिए साधारण डिटर्जेंट्स की धुलाई, ये देखिए सर्फ एक्सेल की धुलाई। ठीक है, लिक्विड एंड बी आर एट 30 डिग्री एंड 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल मासेस, इक्वल मास में मिक्स किया गया, द टेंपरेचर ऑफ मिक्सचर इज फाउंड टू बी 26 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। आपको पता है हीट लॉस्ट बाय वन विल बी इक्वल टू द हीट गेन बाय द अदर। ठीक है, हीट लॉस्ट कौन करेगा आपका, ए करेगा, गेन कौन करेगा, बी करेगा। तो दोनों के मास सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी। ये सी ए की मान लेता हूँ, डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी 30 था पहले, कहां पर सेटल हुआ 26 पर, तो 30 माइनस 26 विल बी इक्वल टू मास दोनों का से हीट कैपेसिटी ऑफ बी, कहां पर सेटल हुआ पहले सर कितना था 20 और सेटल कहां पर 26 पर, तो 26 माइनस 20, तो बस सी ए अपॉन सी बी विल बी इक्वल टू एम से तो एम को कट्टा पुट्टा कर दो, will be equal to कितना 26 minus 20 will be 6 और 20 this 2, मतलब आपका एक सेकंड 26 है सर 4, तो 3:2, 3/2 this will be the ratio। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है बहुत अच्छे से। चलिए बहुत ही बढ़िया, इन बच्चों के कुछ गड़बड़ थे, कोई आंसर्स अपने वेरीफाई कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स ए बी एंड सी आर 12, देखिए लिक्विड है तीनों के तीनों, ठीक है, 12, 19 एंड 28 रिस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड इज, तीनों के मास भी सेम है 16 डिग्री, व्हेन बी एंड सी आर मिक्स्ड इज 23, व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स्ड। ठीक है, ए और सी को मिक्स करेंगे तो हमारा टेम्परेचर कितना आएगा। ठीक है चिंटक मिंटक, ठीक है सचिन। तो देखिए अलग अलग, जैसे भी आप इसको जितने तरीके जल्दी से सोल्व करना चाहो, आपके पास डेफिनेटली अलग अलग मेथड हो सकते हैं आप इसको अप्रोच करने के। तो मैंने क्या, हीट आपका जो प्रिंसिपल ऑफ कैलरीमेटर कहता है हीट लॉस्ट बाय इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन। तो यहाँ से एम सी, या फिर आप इस तरह भी अप्रोच कर सकते हैं, आप सीधे फॉर्मूले से जो कॉमन टेम्परेचर का होता है वहां से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके सर जी, एम सी डेल्टा टी विल बी इक्वल टू एम सी टू डेल्टा टी। मास तो दोनों के सेम है, जब ए और बी को मिक्स किया तो कितना मिल रहा है हमें 16 डिग्री, ए का टेम्परेचर कितना था 12, तो C1 इंटू यहाँ पर कितना चेंज आया 4 का, भाई 12 से 16 हो गया, यस सर। C2 यानी कि इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसमें चेंज कितना आया, बी कितना था 19 था और घट करके आ गया कितना 16 पे, मतलब चेंज कितना है 3 का। तो यहाँ से आपको सी ए इज कम आउट टू बी 3/4 ऑफ सी बी। एक तो एक क्वेश्चन बन गई, बिल्कुल सर। इसी तरह से जब आपने बी और सी को मिक्स किया है तो यहाँ पर भी C1 डेल्टा टी बराबर है, यानी कि बी इंटू डेल्टा टी। बी और सी को जब मिक्स कर रहे हो आप 23 है, तो बी कितना था 19 पर था, 19 से कहाँ पहुंच गया आप कहेंगे सर 23 पर, तो कितने का चेंज आ गया 4 का, विल बी इक्वल टू आपका सी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी, और आपका टेम्परेचर 28 से कहां पर हो गया 23 पर पहुंच का। तो आप यहां से हीट कैपेसिटी ऑफ सी कितनी आ गया, आप कह सकते हो 4/5 टाइम्स ऑफ सीबी। मैं सीबी के टर्म्स में लेके आऊं सबको, ठीक है, ओके सर जी। तो और हमें पता है जो कॉमन टेम्परेचर पूछा है जब आपका व्हेन ए एंड सी विल बी मिक्स्ड। ठीक है चिंटक मिंटक, यहाँ पर आपको फॉर्मूला काम आ सकता है M1C1, ठीक है, M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 अगर चाहो तो, क्योंकि आपके पास इन सब की वैल्यूज है, डिवाइड बाई M1C1 प्लस M2C2। मास तो सबके बराबर है तो मास तो उड़ा के फेंक दीजिए। C1 T1 यानी ए का, ए के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी ए की कितनी है 3/4, और टेम्परेचर कितना था ए का, आप कहेंगे सिर्फ 12 प्लस, और यहाँ पर ऑब्वियसली सीबी भी है, सीबी को मैं कॉमन ले लूंगा, प्लस C2 मतलब आपका सी का कितना है 4/5, और टेम्परेचर कितना था सी का, आप कहेंगे से 28 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 मतलब 3/4
+4/5 और ऑब्वियसली यहाँ पर सीबी भी है, सीबी से सीबी कट्टम कुट्टा, 4 से ये 3, 3 क्या 9 + 28 और ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25। यस सर कितना आएगा ये 5 × 5 = 25, बचेगी 5 × 30 और ये आपका 4 × 24, 4 × 5 = 20 और 2 = 22, 22.10 डिवाइड बाई इसको ऐड कर लीजिए 4 + 5 ऊपर चल जाएगा 4 × 5 = 20। यस मास्टर जी 20 और आपका 5 × 15 + 4 × 4 = 16, 16 15 आप कितने तो 30 हो गए 31 और आपका 31 तो 9 और 22 लगभग 30 तो लगभग हाँ लगभग इसकी वैल्यू कितनी 32 लगभग 1 ही आ जाएगी, लगभग आपका 20 से जरा हमारा सा बढ़ा है, ठीक है 20 पॉइंट समथिंग करो तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ध्यान से, ठीक है प्यारा बच्चा बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल सर समझ में आ गई है बहुत अच्छे से, ठीक। अगर आपके ऑप्शन में बहुत सारे इस तरह से दे रखे 20 पॉइंट समथिंग दे रखा तो उस जगह आप अपनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते थे, ठीक है सर जी समझ में आ गई। अब एक चीज और समझिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको चीजें बड़े अच्छे से समझ में आ गई, एक चीज और समझिए, समझाइए सर होता क्या है। यस सर सपोज करो ये बोतल है, ये कांच की है, मैं इसको हीट करूँ तो स्टार्टिंग में हीट करेंगे मतलब ये बोतल जो है ऐसी ही रहेगी, कांच ही रहेगा, ठीक है इसी फॉर्म में रहेगा मतलब सॉलिड फॉर्म में, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, धूप में रख दीजिए टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा थोड़ा है कि आपने बोतल धूप में रखी थी और वापस आए तो देखो मगरमच्छ बन गया बोतल का, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ना, नहीं सर मतलब इसकी शेप चेंज नहीं होगी, ये पिचक गई है गायब हो गई ऐसा कुछ नहीं होगा अभी तक जो इसकी सिचुएशन है, ठीक। लेकिन अगर आप हीट बढ़ाते जाते हो तो क्या होगी कुछ टाइम बताइए मेल्ट होने लगेगी, मतलब लिक्विड स्टेट में डाल लेंगे, आप उसको हीट दिए जा रहे हो, जब इसकी स्टेट बदल रही होगी, जब इसकी स्टेट सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस टाइम पर कुछ देर के लिए क्या होगा आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इट्स टेम्परेचर विल नॉट चेंज। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी। तो सर वो हीट कहाँ जा रही है? वो हीट जा रही है लेटेंट हीट में, वो छुपी हुई हीट है, लेटेंट मतलब छुपा हुआ, तो हीट जा कर रही है सर उसकी स्टेट को बदलने के लिए, टेम्परेचर वहीं रुका रहेगा, टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज, टेम्परेचर जो था वही रहेगा, ठीक है। तो सर हमारा क्या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री काम नहीं करेगा? काम करेगा, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, मतलब आप फ्यूजन नहीं कह सकते ना, लेटेंट हीट आपका सिंपली मैं लेटेंट हीट इस्तेमाल करूंगा अभी वर्ड में, फ्यूजन का और मेल्टिंग का क्या मतलब होता है, उसका फ्यूजन का मेल्टिंग का सबका मतलब बताएंगे, ठीक। तो प्यारा बच्चा यहाँ पर आपकी हीट किस में हो रही है? स्टेट को बदलने में हो रही है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 डिग्री पर जरूरी नहीं कि पानी लिक्विड ही हो, इट में भी बर्फ, ठीक है। लेकिन होगा क्या, जैसे आपका अगर बर्फ है आप उसको टेम्परेचर 0 डिग्री पर बर्फ आप उसको हीट दीजिए, कुछ देर तक वो 0 डिग्री ही रहेगा, सर वो हीट कितनी देर तक कहाँ जा रही है? उसकी स्टेट बदलने के लिए बर्फ को कन्वर्ट करेगा पानी में, कुछ उसके बाद पानी आपका 0 डिग्री पर आए, अब भी आप हीट देते जा रहे हो तो अब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। बिल्कुल वही कहानी एक्सट्रैक्ट करने की भी, वही कहानी एक्सट्रैक्ट करने की भी, अगर आप हीट एक्सट्रैक्ट करो बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसको बोलते हो, ठीक है, जिसमें आपकी मम्मी आपसे पानी की बोतलें भरवा के रखवाती रहती है दिन भर, ठीक है। ओके सर जी, तो लेटेंट हीट, अब हेडिंग लगाइए बेटा, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, यस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, ठीक है, कितनी स्टेट चेंज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके सर जी, तो लेटेंट हीट को आप बोल सकते हैं the amount of heat, the amount of heat required to change the state of a unit mass of a substance, unit mass of a substance without change in temperature, without change in टेम्परेचर। सर जी टेम्परेचर चेंज किए बिना, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, और प्रेशर भी साथ में, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी, प्रेशर भी नहीं बदलना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रेशर से भी आपकी स्टेट बदल सकते हो आप, ठीक है, टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो प्रेशर डालने से, आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है गैसेस वगैरह के लिए, हाँ ठीक है सर, तो ठीक समझ में आ गई बात, ठीक है सर। तो प्यारा बच्चा लेटेंट हीट ये भी आपकी एनर्जी की फॉर्म है, और मैं इसके लिए सीधा फॉर्मूला लेके आ रहा हूँ, लेटेंट हीट को हम डिनोट करेंगे, लेटेंट हीट जो होगा आप लेटेंट हीट को डिनोट करते हैं लेटेंट हीट को एल से,
ठीक है प्यारे बच्चा, यस सर जी। और मैं सीधा फॉर्मूला लेकर आ रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, अगर आपका 1 ग्राम के लिए या 1 यूनिट के लिए आपका मास कितनी जरूरत पड़ेगी, आप कहेंगे सर एल, इतनी हीट की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं कहूँ एम मास के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहेंगे सर एम एल, क्यू इक्वल टू एम एल। ये ध्यान में रखें। जब आपकी स्टेट ना बदले तो ये लगाइए, अप्लाई कीजिए। सॉरी, जब आपकी स्टेट चेंज हो रही है तो ये फॉर्मूला लगाना हीट के लिए। जब आपकी स्टेट चेंज ना होगा, टेम्परेचर बदलेगा, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा। बस ये चीज सीख लो तो आप सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, ठीक है, ओके सर जी। अब ये 2 टाइप की होती हैं, कौन कौन से टाइप की हैं? एक होती है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूजन यहाँ मेल्टिंग भी कह सकते हैं सर, इंग्लिश की टांग तोड़ देंगे आप, अंग्रेज भाग जाएंगे देश छोड़कर सर, ठीक है। और दूसरा है बेटा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में बात आई होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपोराइजेशन क्या है सर? राइटिंग थोड़ा संभालिए सर, जट्टा पगड़ी संभाल। वेपोराइजेशन, ठीक है बेटा। मतलब ये कौन सी होगी, जब आपका आपका जो स्टेट है वो वेपर फॉर्म में हो रही होगी, या फिर एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा आल्सो, ठीक है। ये आपका लिक्विड से लिक्विड टू स्टेट कन्वर्ट, लिक्विड टू गैसेस में हो रहा होगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है। एक में क्या होगा, हीट आप दे रहे होंगे, एक में हीट निकल रही होगी, ठीक है। एक में हीट एमिट हो रही होगी, एक में गेन कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा उसको, ठीक है। ओके सर जी। और ये हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग क्या है, आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच की कहानी है, ठीक है। या तो आप सॉलिड से अगर लिक्विड बना रहे हैं तो हीट देंगे, और लिक्विड से अगर सॉलिड बना रहे हैं तो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? बात, अरे हाँ कि ना? ठीक है सर, समझ में आ गई, डरते क्या है हमको? अच्छा बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको पानी के लिए याद रखनी है। अच्छा, एक चीज मेरे को वहां पर ध्यान में नहीं रही, पिछली चीज केस में बताना। यस सर, क्या आपकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बर्फ होती है ना, हाँ हाँ, पानी के लिए तो मैंने बता दिया आपको 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। यस सर। आपकी बर्फ के लिए अगर पानी है उसके लिए लेटेंट आपकी, सॉरी लेटेंट नहीं, आपकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 0.5 होती है, 0.5 कैलोरी, इसकी आधी होती है। ओके सर जी, ध्यान रहेगा, याद रहेगा सर। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर आ जाइए। हाँ, आपको पानी के लिए पता होना चाहिए लेटेंट हीट ऑफ, आप इसको जनरली जो है आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो, एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसको जनरली ऐसे लिख देते हैं, एल बी लिख देते हैं, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। तो पानी के लिए कितनी होती है, फॉर वाटर, फॉर वाटर, वोचो सो वोचो, हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, वो होती है पानी के लिए प्यारा बच्चा। कितनी होती है सर जी? ये होती है 80 कैलोरीज, 80 कैलोरीज पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम को आपको अगर बर्फ से आपको आपका पानी बनाना है, बर्फ से मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड बनाना है, तो आपको 80 कैलोरीज देनी पड़ेगी। अच्छा खासा नंबर, isn't it? यस सर, टेम्परेचर बढ़ाना तो खाली 1 कैलोरी लग रहा था, यस सर, 1 डिग्री के लिए। यहाँ पर आपको 80 कैलोरी देनी पड़ेगी 1 ग्राम को। ओके सर। और अगर आप पानी से बर्फ बना रहे हैं तो इतनी कैलोरी आपको एक्सट्रैक्ट करके फ्रीजर की हेल्प से बाहर निकाल के फेंक देंगे, तो आपका क्या होगा, आपका 1 ग्राम पानी बर्फ में बन जाए, ठीक है सर, याद रहेगा। और दूसरा, ये आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यस सर जी। पानी के लिए होता है बहुत अच्छा खासा, कितना सर, 540, अरे बाप रे, कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। मतलब अगर आपको पानी आपका लिक्विड स्टेट में, उसको गैसेस स्टेट में, आपको 540 कैलोरीज देनी पड़ेगी 1 ग्राम पानी को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर गैस को कंडेंस करके, ठीक है, कंडेंस करेंगे आप तो उल्टा हो जाएगा प्रोसेस। यस सर, गैस को आप क्या करना, लिक्विड बनाएगा। यस सर, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बोल सकते हो उसको, बिल्कुल। तो इतने 540 कैलोरीज आपको वहां से उससे एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंकनी होगी, ठीक है चिंटक मिंटक। यस सर। इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, आप जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई 4.2 से कर देना तो कितना आ जाएगा, 0, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 336, 336 जूल पर ग्राम आप कह सकते हो। इसको भी कन्वर्ट करना चाहो अब जूल में, तो आपकी 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, लगभग मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 4 5 20, 2200 के आसपास, है ना, 2266 होता है, 68 मेरे ख्याल से जूल पर ग्राम, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू ध्यान में रखिए, मैं तो कहूँगा कैलोरीज में आप ध्यान रखिए, बाद में जब भी जरूरत पड़े उससे आपसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है प्यारा बच्चा। तो अगर स्टेट चेंज हो रही है, और बस ये यहाँ तक की समरी ऑफ द स्टोरी ये है, अगर स्टेट चेंज हो रही है बेटा, ठीक है, स्टेट मतलब वो लिक्विड से गैस, गैस से या फिर सॉलिड से गैस वगैरह कुछ भी हो रहा है, अगर स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो तो क्या फॉर्मूला यूज करना है हीट के लिए, ml, ठीक है। और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या यूज करना है सर जी, Q इक्वल टू mc डेल्टा T सर। बस कितनी कहानी है, सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे कैलोरीमेटर। पक्की बात सर बेटा, बिल्कुल पक्कम पक्की बात, ठीक है सर। और ये जो आपकी हीट है, यस सर जी, देखिए इसको आप कह सकते हो कि भैया इसका इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है। यार ये जो हीट है इंटरनल एनर्जी तो है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में चेंज आप कह सकते हो कि हाँ सर, मतलब इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, जितनी आपने Q इक्वल टू ml दी है। ऐसा नहीं है अगर आपने हीट दिया तो उसमें कुछ हीट में चेंज ही नहीं हुआ, तो एनर्जी में चेंज तो हुआ, कौन सी में, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। जो कि आपकी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, टेम्परेचर में नहीं दिखाई दे रही है आपको, कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आ रही है आपकी स्टेट चेंज हो रही है, वहां पर आपको दिखाई दे रही है। ओके सर, ठीक है प्यारा चिंटक एंड मिंटक एंड पिंटक, ठीक है सर जी। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। सुनिए बालक, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम ऑफ आइस। 40 ग्राम आइस का टुकड़ा था, ये रखिए आइस से सपोज करो, ये हम ब्लू कलर की आइस बना लेते हैं, चलो आइस, ठीक है। ओके सर जी, ये आइस थी आपकी, ठीक। अरे यार, ओके, ये आपका आइस का टुकड़ा था, कितना था, 40 ग्राम था, और कितने पर था, -20 डिग्री। आपने इसको हीट दी, ठीक है, ये स्टार्ट गिविंग इट्स हीट, डेल्टा से नोट कर लेते हैं थोड़ी देर, हीट दिया आपने इसको, ठीक। अब क्या होगा, ये -20 से पिघल करके, मास तो वही रहने वाला है, ये क्या होगा, ये पिघल कर बन जाएगा सर पानी, रे पानी तेरे रंग कैसा, ठीक है जी, पानी बनेगा। कितने डिग्री पर आएगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ हीट दोगे आप, यस सर। अब आप हीट दे रहे हो, अब क्या होगा, अब आपका सॉरी 40 डिग्री से, सॉरी मैंने गलत कर दिया, गलत कर दी, चलो इसको ठीक करो। अभी 40 डिग्री से ये आएगा पहले 0 डिग्री, समझ में आई, 40 डिग्री से 0 डिग्री तक रहेगा, लेकिन अभी आपकी क्या होगी, अभी आपका एज इट इज रहेगा, ये रहेगा बर्फ ही, सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा, ठीक है, लेकिन 0 पर आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, ये आपने कुछ हीट दी, ठीक। उसके बाद भी आप हीट देते आ रहे हो, क्या होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, लेकिन आपका क्या होगा, अब ये मेल्ट होकर बन जाएगा सबसे पानी, समझ में आई बात, ओके। तो यहाँ पर जो हीट का फॉर्मूला लिखोगे स्टार्टिंग में, आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो Q इक्वल टू mc डेल्टा T, ये इस्तेमाल करोगे। यहाँ आपका क्या हो रहा है, आपकी स्टेट चेंज हुई है, यहाँ पर आपका क्या था, सॉलिड, और ये क्या आपका लिक्विड, तो आप क्या यूज करोगे, Q इक्वल टू ml, ठीक है, बिल्कुल सर। आपको लेके कहा ना है 20 डिग्री पर लेकर इंटू 20 +20 डिग्री पर, फिर से आप हीट दीजिए इसको, डेल्टा। अब क्या होगा, फिर से पानी था अभी भी, और 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है सर, पानी ही होता है, सुनो, पानी ही रहेगा। अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हीट के लिए, आप कहेंगे सर इस बार हीट के लिए फॉर्मूला होगा आपका केवल टेम्परेचर चेंज होता है, mc डेल्टा T। तो ये वाली हीट, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, इसको Q3 मान लो, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड हो जाएगी बेटा Q1 + Q2 + Q3, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कितनी आ रही है Q1 की वैल्यू, कितनी आ रही है Q2 की वैल्यू, और Q3 की वैल्यू कितनी आ रही है। Q1 देखते हैं बेटा कितना आ रहा है हमारा, Q1 विल कम आउट टू बी mc डेल्टा T, मास कितना 40 ग्राम है। देखिए सारी चीजें आपको जूल पर किलोग्राम में, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में, तो 40 × 10⁻³ स्पेसिफिक हीट ऑफ किसकी, पानी की या फिर बर्फ की, सर अभी बर्फ है, ठीक है। आपको दे रखी है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये दे रखी 2100, तो कितना लेंगे, यहाँ पर 4200 लेना, 2100 लेना, 2100। डेल्टा टी टेम्परेचर कितना सर, -20 से था, किस पर लेकर 0 पर लेकर, तो चेंज कितना हुआ 20, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो Q1 विल कम आउट टू बी 10 20 30 40, तो 10⁻³ 10⁻1 बचेगा, 4 21 और 2, 4 दूनी 8, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1680 जूल, इतनी आगे बेटा आपकी Q1 की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1, ठीक है, बिल्कुल सर, एग्री, बिल्कुल सर। अब आपका दूसरा Q2 क्या है सर, Q2 इस्तेमाल हो रहा है किस लिए, हमारा स्टेट को बदलने के लिए, Q2 is used to change the state,
Q1 की वैल्यू मेरी आ चुकी है। यस सर, Q2 किस लिए इस्तेमाल हो रहा है सर, स्टेट चेंज है, तो Q2 इक्वल टू आपका लिखेंगे m इंटू n। मास कितना है, वही आपका 40 ग्राम, 40 इंटू 10 की पावर -3। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपकी दे रखी है आइस के लिए, कितनी है, आइस के लिए L दे रखा है ना, ये आइस के लिए कहिए चाहे पानी के लिए, मतलब यही है आपकी, वो आपके स्टेट बदल रहा होगा, कितनी है 336। हाँ ठीक, ठीक है, आपको कितने 0.336, ऐसे लिख लिया 336 इंटू 10 की पावर 3 लिख लूँ मैं, 336 इंटू 10 की पावर 3 लिख लूँ ना भाई, पॉइंट है यहाँ पर, हाँ लिख लीजिए सर 10 की पावर 3। यस सर, तो मास इंटू एल हो गया, बिल्कुल सर। तो 10 की पावर -3 से +3 मर जाएगा और बचेगा आपका 4 6 24, 2 4 3 12 तो 14, 4 3 12 और 4 3 12 और 1 13, 13440। ठीक है, 13440 मेरे ख्याल से मेरी वैल्यूज बिल्कुल सही है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, बट मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। 13440 जूल, इतने जूल आपकी। ठीक है, ये किसमें होगा, स्टेट को बदल लें। अभी पिक्चर अभी बाकी है, क्या बाकी है सर, अभी Q3 कैलकुलेट करना। अब आपका क्यों आपने डायरेक्टली क्यों नहीं किया, आप सोच रहे होंगे MC डेल्टा टी सीधा कर देते, नहीं बेटा, जब स्पेसिफिक हीट पहले आपके लिखे थे आइस थी, वो बर्फ थी, अब क्या है आपका पानी बन चुका, दोनों की स्पेसिफिक अलग अलग हो जाएगी। सिंपली एक फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी, आप MC डेल्टा टी करते हैं और टेम्परेचर डिफरेंस -20 से 20 तक 40 तक, ऐसा नहीं बनेगी बात। ठीक है, तो Q3 विल बी इक्वल टू कितना होगा, फिर से MC डेल्टा टी। अब किसके लिए लगाओगे आप, पानी के लिए, तो मास तो आपका सेम ही रहेगा 40 इंटू 10 की पावर -3 से। स्पेसिफिक हीट किसकी इस्तेमाल करोगे आप करेंगे सर पानी की। पानी के लिए कितनी, 4200 इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर कहां से, 0 से, अब आप क्या लेके जा रहे हो, कहां पे लेके जा रहे हो, 20, तो चेंज कितना है 20। ठीक है प्यारे बच्चा, ओके सर, तो 1 0 2 0 3 0 10 की पावर -3 मर गया, बचेगा ये आपका, तो 8 8 2 16, 8 चौक 32 और 1 33, 3360। ठीक है प्यारा बच्चा, बिल्कुल सर। तो अब आपकी टोटल हीट में यहाँ पर आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इसमें पटक दीजिए, तो हीट विल कम आउट टू बी, टोटल हीट विल बी इक्वल टू आपका कितना, 1680 प्लस 13440 प्लस 3360। ठीक है, तो 0 तो लास्ट में 0 हो जाएगी, 6 और 4 10, 10 और 8 18, कैरी हो जाएगा आपका 1, 3 और 4 7, 7 और 6 13 और 1 14, अभी भी एक कैरी आपका, फिर से 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 और लास्ट में आपका 1, तो 18480, 18480 जूल, इतने अमाउंट ऑफ हीट आपकी खर्च होती है। बात समझ में आ गई है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई। अब देख लेना आपके कितने बच्चों के सही आंसर हैं। 18480, बस यही आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि भाई अब जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो अभी कहानी क्या है, कब आप आइस के लिए, कब पहली स्टेट के लिए है, कब दूसरी स्टेट के लिए, उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है प्यारा बच्चा, ठीक है सर जी रखेंगे। ठीक है प्यारा चिंटू मिंटू, बात समझ में आ गई है, पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, किसी को फोटो वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है चिंटू मिंटू, तो प्यारे बच्चे आज के लिए क्लास यहीं पर करेंगे, मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। अपने ख्याल रखें अपना, मस्त रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।